हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। तो इसका हम लोग प्रोसेस देखेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं React.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पर हम लोग देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए न्यू रिएक्ट ऐप। जैसे कि इसकी टाइटल है क्रिएट ए न्यू रिएक्ट ऐप। इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं रिकमेंडेड टूल चेंज, यानी कि जो रिएक्ट टीम है वो क्या रिकमेंड कर रही है, क्या सलूशन दे रही है अगर हम लोग कोई रिएक्ट ऐप क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसा दिख रहा है, ये पहला जो ऑप्शन है, इफ़ यू आर लर्निंग रिएक्ट और क्रिएटिंग ए न्यू सिंगल पेज ऐप, तो हम लोग को यूज़ करना है क्रिएट रिएक्ट ऐप। ओके, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है इफ़ यू आर बिल्डिंग ए सर्वर रेंडर्ड वेबसाइट विद node.js देन ट्राई next.js। ओके, ठीक है। वैसे ये दूसरा ऑप्शन हम लोग ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं पिछले वीडियो में। उसके बाद और भी ऑप्शंस हैं, तो फ़िलहाल अभी हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं। तो हम लोग नया रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप इसको यूज़ करके। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट वी नीड टू रन दीज 3 कमांड्स। ओके, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम लोगों को अपना ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करना होगा, जिस पे हम लोगों को चाहिए होगा नोड। तो नोड का जो भी स्टेबल वर्जन होगा वो, और साथ में npm। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ आपने ये इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको ये बता दूंगा नोड कैसे इंस्टॉल करना है, या डेवलपमेंट आईडी कोड एडिटर उसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो अभी के लिए हम लोग देखते हैं क्या स्टेप फॉलो करना है, क्या कमांड देने हैं। तो क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है, तो मैं ये 3 कमांड जो है अपने टर्मिनल में पास करूँगा। तो पहला कमांड है npx स्पेस क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप देन स्पेस, उसके बाद फिर देना है अपने एप्लीकेशन का नेम। ठीक है, और उसके बाद जब हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा फिर हम cd करके उस एप्लीकेशन फोल्डर में जाएंगे। फिर तीसरा कमांड हम पास करेंगे npm स्टार्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग ये तीनों कमांड अपने टर्मिनल में पास करके देखते हैं। मैक के लिए टर्मिनल और बाकी विंडोज़ के लिए कमांड प्रॉम्प्ट। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि नोड कैसे इंस्टॉल करना है। तो हम लोग इस लिंक पे जाते हैं, और ये लिंक है node.js.org। ठीक है, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वरना फिर ऑफिशियल वेबसाइट से भी जा सकते हैं आप। तो यहाँ पर डिफरेंट इंस्टॉलर हमें दिख रहे हैं। पहला ये है LTS रिकमेंडेड। ठीक है,
मेनली हम लोग यही इंस्टॉल करेंगे जो कि रिकमेंडेड है। करंट पे हम लोग नहीं जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के लिंक पर कि हम लोगों को कहाँ से डाउनलोड करना है। तो ये है लिंक, ठीक है। ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। आप लोग डायरेक्टली यहाँ से इसका इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं और ये फ्री है। तो विंडोज़ के लिए अलग है, लिनक्स के लिए अलग है, मैक के लिए अलग है। तो आप लोग अपने सिस्टम के हिसाब से यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉलर डाउनलोड करके फिर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। चलिए ठीक है, अब हम लोग टर्मिनल पे चलते हैं और टर्मिनल में जा कर के पहले हम लोग उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर हमें अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने cd करके कमांड पास किया है। तो ये यूज़र्स, फिर सिस्टम यूज़र नेम, फिर डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है web3-practice। तो इसके अंदर जा कर के मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो पहले मैं ये पाथ दे दूंगा cd करके, फिर इंटर करूंगा और मैं उस web3-practice फोल्डर में पहुंच जाऊंगा। इसके बाद हमें ये कमांड देना है, पहला वाला कमांड npx create react app, और फिर स्पेस दे करके आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है जिस नेम से भी आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने इसे रैंडम एक नेम दे दिया है, web3-frontend-app। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं। उसके बाद फिर ये प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है और ये दिखा रहा है क्रिएटिंग ए न्यू रिएक्ट ऐप इन, फिर वो पूरा पाथ दिखाया किस पाथ पे ये क्रिएट हो रहा है। आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे जा सकते हैं क्योंकि अभी इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ मिनट्स लगेंगे। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या चल रहा है तो इसको देख सकते हैं, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अभी दिखा रहा है इंस्टॉलिंग पैकेजेस, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में क्या दिखा रहा है, इंस्टॉलिंग रिएक्ट रिएक्ट हाइफन डॉम एंड रिएक्ट हाइफन स्क्रिप्ट्स विद CRA हाइफन टेम्पलेट डॉट डॉट डॉट। और उसके बाद फिर नीचे भी दिखा रहा है क्या क्या चल रहा है। वेब पैक डेव सर्वर, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है। अगर आप लोग चाहें तो जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद एक नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल करके फ़ोल्डर क्रिएट होगा, आप उसके अंदर जा कर के देख सकते हैं कि क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। वरना कोई ज़रूरी नहीं है, एप्लीकेशन बनाने के लिए इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना है कि वेब पैक में क्या है, बेबल में क्या है, या और भी जो भी इंस्टॉल हुए हैं वो क्या क्या है,
तो आप देख सकते हैं। अभी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, जैसा कि हम लोग मैसेज देख सकते हैं। ये क्रिएटेड गिट कमिट के नीचे एक मैसेज है सक्सेस, फिर क्रिएटेड web3 हाइफन फ्रंट एंड हाइफन ऐप, और ये पाथ भी बता रहा है कहाँ पर क्रिएट हुआ है। ठीक है, और ये बता रहा है इनसाइड दैट डायरेक्टरी यू कैन रन सेवरल कमांड्स। ठीक है, हमें उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसके अंदर जा कर के फिर हम लोग ये कमांड पास कर सकते हैं npm स्पेस स्टार्ट। ये कमांड यूज़ करना है हमें अपने डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, फिर अगर बिल्ड क्रिएट करना है प्रोडक्शन के लिए तो इसके लिए कमांड है npm स्पेस रन स्पेस बिल्ड। ठीक है, तो ये पूरा एक बंडल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या है npm स्पेस टेस्ट। ठीक है, अगर हमें अपना टेस्ट रनर स्टार्ट करना है तो ये तीसरा कमांड पास करना है। ठीक है, मेनली हम लोग ये 3 कमांड ही यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद बता रहा है कि हमें सजेशन दे रहा है ये कि हम लोगों को cd करके वर्किंग फोल्डर में जाना है, वर्किंग डायरेक्टरी में जाना है। वर्किंग डायरेक्टरी का नाम जो ये अपने प्रोजेक्ट का नेम है। ठीक है, तो हम लोग cd स्पेस web3 हाइफन फ्रंट एंड हाइफन ऐप करके हम उस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। फिर अपने डेवलपमेंट सर्वर्स को स्टार्ट करने के लिए npm स्पेस स्टार्ट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इतना करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि ब्राउज़र में अपना एप्लीकेशन कैसा दिखता है। अगर हम लोग चाहें तो यहीं टर्मिनल पे भी कुछ कमांड पास करके हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज़ क्रिएट हुई हैं या कौन कौन सी फाइल्स क्रिएट हुई हैं। तो पहले हम लोग इसी डायरेक्टरी के अंदर रहते हैं web3 हाइफन प्रैक्टिस, और फिर उसमें कमांड पास करते हैं ls स्पेस -l। ठीक है, तो ये अभी हमें दिखा रहा है, इसके अंदर एक फ़ोल्डर दिख रहा है web3 हाइफन फ्रंट एंड हाइफन ऐप। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर। ठीक है, तो cd कमांड पास करके हम लोग उस अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने कमांड एग्जीक्यूट किया cd फिर अपने ये प्रोजेक्ट फ़ोल्डर का नेम। ठीक है, अब हम लोग उसके अंदर आ गए। अभी यहाँ पर हम लोग कमांड पास करेंगे ls स्पेस -l। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स या डायरेक्टरीज़ क्रिएट हुई हैं हमारे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है, तो पहला हमें रीडमी दिख रहा है, फिर नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स भी दिख रहा है। ठीक है, फिर पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन दिख रहा है। ठीक है, फिर है पैकेज डॉट जेसन। ओके, फिर पब्लिक फ़ोल्डर है, फिर src फ़ोल्डर है। ठीक है, तो अपने इस पूरे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर को हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे, फिर जा कर के एक एक फ़ाइल को चेक कर सकते हैं कि किस फाइल या किस डायरेक्टरी में क्या क्या है। अगर हम लोग चाहें नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के अंदर चेक करना चाहें क्या क्या इंस्टॉल हुआ है तो वो भी देख सकते हैं। पैकेज डॉट जेसन में जा कर के हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हुए हैं। ठीक है, फिर src के अंदर वो अपना पूरा सोर्स कोड होगा, वो उसको भी देखते हैं। ठीक है, हम अपने इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर ओपन करते हैं।
ठीक है, हम लोगों ने कोड को देख लिया है। अब इसको ब्राउज़र में रन करने के लिए टर्मिनल में हम लोग कमांड देंगे npm start। ठीक है, हम लोगों ने कमांड दे दिया। अभी ये एप्लीकेशन ब्राउज़र में ओपन हो गया है। ओके, ठीक है। अब हम कोड में थोड़ा बहुत चेंजेस करके देखते हैं कि ये फिर इसका आउटपुट ब्राउज़र में कैसा रहता है। ठीक है, तो फिर पहले हम लोग चलते हैं अपनी app.js फाइल में, क्योंकि मेनली यहीं से ये रिएक्ट जेएस का कोड स्टार्ट होता है। इस ऐप जेएस फाइल में ये एक फंक्शन ये लिखा। ओके, इस ऐप के अंदर रिटर्न है, रिटर्न के बाद कुछ HTML जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये HTML नहीं है। इसको JSX बोलते हैं। ये जो कोड है ये JSX है। आगे चल के हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसके रिएक्ट जेएस के ऑफिशियल डॉक में जा कर के डिटेल में स्टडी कर सकते हैं JSX। तो अभी के लिए हम लोग बस समझ लेते हैं कि हाँ, ये कुछ जो HTML जैसा दिख रहा है ये एक्चुअल में JSX है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हुआ कोड है, जो कि क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू जनरेट हुआ है। हम लोगों ने इसको ब्राउज़र में भी देखा कि कैसा दिखता है। अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये पहले है डिव के नीचे है दूसरा है टैग हेडर। ठीक है, तो हम लोग डिव को रहने देंगे, जो कि पहला एलिमेंट है, तो इसको रहने देते हैं। डिव एलिमेंट कह सकते हैं या टैग कह सकते हैं, एटलीस्ट एक तो चाहिए ही। डिव तो वन डिव तो चाहिए, लेकिन उसके बाद का जो कुछ है सब डिलीट कर देते हैं हम लोग। फिर देखते हैं कि ब्राउज़र में ये कैसा दिखता है। ओके, ठीक है। अभी हम लोग इस फाइल को सेव करके फिर ब्राउज़र में चलते हैं। वार्निंग आ रही है, अच्छा, क्योंकि ये फाइल यूज़ नहीं है, फिर भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको हटा दिया। अब इसका आउटपुट ब्राउज़र में देखते हैं। ओके, तो ब्राउज़र में अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। पहले कुछ दिख रहा था, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नया कोड लिखते हैं डिव के अंदर। सपोज़ हम कोई एक हेडर डालते हैं। अच्छा, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 6 हेडर हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6, 6 तक हैं। ठीक है, हम लोग पहला वाला डालते हैं, पहला हेडर H1, और फिर उसके अंदर कुछ टेक्स्ट डालते हैं। जैसे डाल दिया हेलो वर्ल्ड। अब इसको देखते हैं ब्राउज़र में। ओह ग्रेट, दिख रहा है हम लोगों को हेलो वर्ल्ड। गुड गुड गुड। ओके, चलिए हम थोड़ा हेडर को चेंज करके देखते हैं। H1 को हम लोग कर देते हैं H6, लास्ट वाला। ठीक है, अब देखते हैं कैसा दिखता है। ओह, दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा है। ओके ओके, यानी ये वर्क हो रहा है, जो हम लोग दे रहे हैं कमांड वो वर्क हो रहा है। चलिए इसको फिर से चेंज कर देते हैं, H1 कर देते हैं, और अंदर का टेक्स्ट चेंज करके देखते हैं। वेलकम टू रिएक्ट वर्ड कर देते हैं, फिर देखते हैं ब्राउज़र में कैसा दिखता है। वाओ, टेक्स्ट चेंज हो गया और साइज भी इंक्रीज़ हो गया। H1 डाल दिया ना हम लोगों ने हेडर। ओके ग्रेट,
वेलकम टू रिएक्ट वर्ल्ड। ओके ओके। अभी क्या करते हैं, अब लोग चलते हैं अपने इधर लेफ़्ट हैंड साइड में और देखते हैं ये पब्लिक फ़ोल्डर में index.html है, इसको थोड़ा गो थ्रू करते हैं। फिर चलते हैं अपने डॉम में। तो डॉम को ओपन करने के लिए हम लोग को पहले चलना है ब्राउज़र में। ठीक है, अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं। फिर इसके बाद ओपन करते हैं डेव टूल। आप लोग अगर चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं हाउ टू ओपन डेव टूल, और उसमें ये चेक कर सकते हैं डेव टूल उसमें क्या क्या देख सकते हैं हम लोग, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। आप लोग इस चीज़ को डिटेल में देख सकते हैं, वरना आगे चल के हम लोग भी यहाँ भी किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि गूगल क्रोम के ये डेव टूल में क्या होता है या डेव टूल में क्या क्या होता है। अभी के लिए मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। तो मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया। फिर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ। इसके बाद मुझे ऑप्शन दिखता है इंस्पेक्ट। फिर इंस्पेक्ट पे क्लिक करके मैं अपने गूगल क्रोम के डेव टूल में जा सकता हूँ, जैसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर डेव टूल में पहला टैब है एलिमेंट्स। इसमें हम लोग अपने सारे एलिमेंट्स या पूरा डॉम चेक कर सकते हैं कि हमारे डॉम में क्या क्या है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्टेड है क्योंकि ये पहला टैब है। तो हम लोग ठीक है देखते हैं एलिमेंट्स में, उसमें ये पूरा डिटेल में अपना डॉम चेक करते हैं। ओह, तो काफ़ी कुछ जो हमें दिख रहा था HTML फाइल में index.html में, वो सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है ठीक है, टाइटल भी है रिएक्ट ऐप। ओके, ओह ऊपर भी जो टाइटल है वही यहाँ पर, यही टाइटल यूज़ हुई है ऊपर। ओके। फिर बॉडी में हम लोगों ने रूट दिया था, डिव के अंदर आईडी है रूट। ओके, तो हमारा जो रिएक्ट जेएस के थ्रू जो कोड जा रहा है वो इसी इसके अंदर जा रहा है, रूट आईडी के अंदर। ओके। जब हम लोग JSX डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आ जाएगा डिव क्या है, आईडी क्या है। अभी के लिए बस देख लीजिए इसको, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग का जो रिएक्ट जेएस का कोड है वो इस डिव के अंदर ही जाएगा। अच्छा, इस टाइटल को चेंज करके देखते हैं। टाइटल, ओ ये जो हमारा एप्लीकेशन है इसकी टाइटल यहाँ पर चेंज हो गई है, और जो डॉम है उसमें तो ये हो ही रहा है, टाइटल चेंज हो ही है। ओके ओके, ठीक है, इसी तरह आप चेंजेस करके देखिए। और इधर राइट हैंड साइड में हम ये कुछ दिख रहा है ये, ओके स्टाइलिंग दिख रही है, एक बॉक्स है, ये CSS से रिलेटेड है ये बॉक्स। फिर से हटा दिया हमने, फिर से ब्लैंक कर दिया पेज को। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक अभी तक हम लोग वन लाइन का कोई डाल रहे थे एलिमेंट, अब हम लोग एक कंपोनेंट बनाते हैं अपना। तो कंपोनेंट बनाने के लिए पहले हम लोग कंपोनेंट फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट्स। तो अपने सारे कंपोनेंट्स हम इसी फोल्डर के अंदर डालेंगे। तो चलिए पहला हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, उसका कुछ रैंडम नाम दे देते हैं। जैसे अभी मैं दे रहा हूँ माई, फाइल जो जनरेट की है इसका नाम है माई कंपोनेंट। थोड़ा सा ये क्योंकि पहला कंपोनेंट है इसको इसलिए ऐसा कर देते हैं माई फर्स्ट कंपोनेंट डॉट JS। तो ये है फाइल नेम।
इसके अंदर जो हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसका भी नाम यही रखेंगे, माई फर्स्ट कंपोनेंट। तो हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट लिखेंगे। तो फंक्शनल कंपोनेंट लिखने के लिए हम लोग को एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। हम लोग ES6 यूज़ कर रहे हैं। ES6 में फंक्शनल कंपोनेंट है, वो जो फंक्शन है इस तरह से लिखा जाता है एरो को यूज़ करके। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, वरना चाहें तो मैं एक लिंक दे दूंगा ES6 फीचर्स के बारे में, तो आप लोग उसको जा कर के डिटेल में स्टडी कर सकते हैं ES6 के क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या है। अभी के लिए देखते रहिए कि फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है। एक कॉन्स्ट क्रिएट किया, ठीक है, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद ये पैरेंथेसिस, फिर एरो, फिर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर हम रिटर्न के बाद JSX लिख रहे हैं। ये जो हम लिख रहे हैं हेडर, ये JSX है। और एक्चुअली अगर एक ही लाइन लिखनी है हम लोगों को तो पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है। और ES6 फॉर्मेट में हम लोगों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऐसे ये यूज़ करना पड़ता है। कोई फाइल जैसे इंपोर्ट करनी है कोई, तो हम लोग इंपोर्ट के थ्रू इंपोर्ट यूज़ करेंगे। और फिर उसको अगर बाहर कहीं दूसरी जगह यूज़ करें तो अभी हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। जैसे कि ऐप में ऑलरेडी ये दिया हुआ था, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। ठीक है, तो हम लोग अब ऐप JS में चलते हैं और यहाँ पर अपना ये कंपोनेंट यूज़ करते हैं। तो ये देख लीजिए हम लोग अपना कंपोनेंट कैसे यूज़ करेंगे, एंगल ब्रैकेट्स का यूज़ करके। और इसके पहले हमें अपना वो फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोगों को हम लोग अभी SRC में हैं, SRC से कंपोनेंट्स में जाना पड़ेगा, उसके अंदर फाइल है। और जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए हमें .js लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग केवल बस फाइल नेम दे देंगे, इतना काफ़ी है। रिलेटिव पाथ देंगे और फाइल नेम। अगर कोई और फाइल जैसे CSS फाइल अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो उसमें .css लिखना पड़ेगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमने डाल दिया अपना कंपोनेंट, माय फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, अभी हम लोग इसको देखते हैं ब्राउज़र में। ओके, वेलकम टू माय फर्स्ट कंपोनेंट। ये टेक्स्ट हम आ रहा है हमारे कंपोनेंट के थ्रू, ये ऐप में नहीं है, यह हमने कंपोनेंट में डाला है। और ये राइट हैंड साइड में ये कुछ ये बॉक्स जैसा जो दिख रहा है ये CSS है। आप CSS में जा कर के स्टडी कर सकते हैं बॉक्स मॉडल। चलिए मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ कहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। ये है लिंक, इसमें आप अगर CSS के बारे में कुछ स्टडी करना चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। सेलेक्टर क्या होता है, बॉक्स मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि दिख रहा है, ओके, पहले कंटेंट है, फिर पैडिंग है, फिर बॉर्डर है, फिर मार्जिन है, ठीक है। तो जो हम लोगों को दिखता है टेक्स्ट या इमेज जो अपीयर होता है वो कंटेंट पार्ट होता है। उसके बाद फिर पैडिंग होती है, बॉर्डर कंटेंट के बीच में पैडिंग रखी जाती है, ओके। और फिर पैडिंग के बाद आपको है बॉर्डर। तो बॉर्डर आप डिसाइड कर सकते हैं क्या बॉर्डर साइज होना चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए बॉर्डर की, कलर क्या होना चाहिए, ठीक है, या बॉर्डर दे सकते हैं। उसके बाद आता है मार्जिन। तो मार्जिन वो स्पेस एरिया है जो किसी दूसरे कंपोनेंट से बीच में अगर स्पेस डालना है तो वहाँ पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कितना मार्जिन रखना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर जा कर के डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और हम लोग CSS को जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे हम लोग को समझ में आता जाएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, यूज़ करते जाइए और सीखते सीखते जाएंगे, आपकी मेमोरी में बैठता जाएगा।
ठीक है, तो अभी हम लोग अपने एप्लीकेशन कोड में चलते हैं और फिर अपने कंपोनेंट में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने केवल एक लाइन का डाला था हेडर, अभी हम लोग कुछ और कई लाइंस यूज़ करते हैं, और कई लाइन यूज़ करने के लिए हम लोगों को रिटर्न के बाद पैरेंथेसिस डालना पड़ेगा, और इसको पैरेंथेसिस के अंदर ये सारे लाइंस डालने पड़ेंगे। हम लोग चलिए चलते हैं वो एंकर टैग इसको बोलते हैं, जो ए लिखा हुआ है ये है एंकर टैग। और अपने जो भी है एक डिव तो डालना ही पड़ेगा, एक डिव के अंदर ही हम कोई दूसरा जो है डाल सकते हैं। अगर जैसे हेडर डालना है या कुछ डालना है, एक से ज़्यादा अगर डालने हैं तो हमें एक डिव के अंदर क्लोज़ करना पड़ेगा उन सबको। ठीक है, ये सब चीज़ें भी आप डिटेल में स्टडी करेंगे, ये अभी के लिए जान लीजिए कि अगर एक से ज़्यादा लाइंस यूज़ कर रहे हैं जैसे हेडर्स या और कुछ, तो वो हमें डिव देना पड़ेगा। कुछ और भी तरीके हैं यूज़ करने के, वो डिस्कस करेंगे आगे। तो अभी हम लोग एंकर टैग डालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक क्या लिंक जनरेट करना चाहते हैं उसका नाम देना पड़ेगा स्लैश करके href में, और फिर उस पेज का नाम दिखना क्या चाहिए। ये एक डिफरेंट एक तरीके से डिफरेंट पेज आपको दिखेंगे, अलग अलग यूआरएल पे अलग अलग पेज। एक यूआरएल है जावास्क्रिप्ट, तो इस पे हमें जावास्क्रिप्ट पेज दिखेगा। फिर दूसरा यूआरएल है सीएसएस का, तो उसमें हमें सीएसएस वाला पेज दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट पेज क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं ये कैसा दिखता है। ठीक है, अब इसको ब्राउज़र में देखते हैं। ओके ओके, इसको अपने डॉम में भी देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, ठीक है। जैसे हम
सेलेक्ट कर रहे हैं वो हाईलाइट भी हो रहा है हमारे ब्राउज़र में पर्टिकुलर एलिमेंट। जावास्क्रिप्ट पे क्लिक किया, ये देखिए यूआरएल दिख रहा है, अलग अलग सब यूआरएल हैं, उनसे रिलेटेड पेज है। लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ उस पर्टिकुलर पेज में कुछ किया नहीं है, जस्ट यूआरएल ही क्रिएट किया है। तो अभी हम लोग को उस पेज में कुछ नहीं दिखेगा। अभी हम लोग थोड़ा क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसमें CSS डालते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगे, तो इसके लिए एक CSS फाइल डालनी पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है, अभी के लिए मैं एक CSS फाइल डायरेक्टली डाल दूँगा, आप लोग उसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अभी ज़्यादा हम लोग स्टडी नहीं करेंगे CSS की, अभी हम लोग केवल जावास्क्रिप्ट ही देखेंगे, रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट फाइल को देखेंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे CSS डालना है। एक स्टाइल्स फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर हम लोग एक कोई CSS.css फाइल क्रिएट कर देंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा ले सकते हैं आइडिया, जैसे index.css दिया हुआ है, इसमें कैसे CSS यूज़ किया गया है, और भी app.css है, इसमें कैसे कैसे लिखी गई है CSS। मैंने जो लिंक दिया था वहाँ भी जा कर के आप स्टडी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये CSS डाल देता हूँ आप लोग। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत चेंज करके देखेंगे CSS में कि क्या चेंज करने पर UI में कैसा चेंजेस दिख रहे हैं। और इस CSS का नाम हम अपने कंपोनेंट के नेम पे ही रखते हैं, क्योंकि ये CSS फाइल स्पेशली मेरे इस जो कंपोनेंट हम लोगों ने क्रिएट किया इसके लिए ही है, तो उस फाइल का नाम यही रख देते हैं, माई फर्स्ट component डॉट CSS। ओके, और इस CSS को यूज़ करने के लिए हम लोग अपनी ये जावास्क्रिप्ट फाइल में जाएंगे, इसमें div के अंदर हम देंगे क्लास नेम, और फिर इस क्लास का नेम दे देंगे। यहाँ भी दिख रहा है हम लोगों ने कौन सी क्लास यूज़ की है। तो ये माई कंपोनेंट हमारे CSS फाइल में है, मैंने डाल दी है ऑलरेडी। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये CSS फाइल हमें यहाँ पर इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में, .css फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी तभी ये वर्क करेगी। तो ये इसका पाथ है, पहले तो हम नेम दे देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। उसे नेम देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम केवल फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे SRC के अंदर है कंपोनेंट्स। ओके, तो पहले हमें कंपोनेंट्स फोल्डर में जाना पड़ेगा। अब नहीं, हम लोग को एक स्टेप बैक जाना है। अभी हम लोग कंपोनेंट्स में है जावास्क्रिप्ट फाइल में, तो हम लोगों को SRC में जाना पड़ेगा एक स्टेप बैक। फिर जब हम SRC में पहुंच जाएंगे फिर हमें मिल जाएगा स्टाइल्स फोल्डर, फिर हम स्टाइल्स में जाएंगे, फिर स्टाइल्स के अंदर ये है हमारी CSS फाइल माई फर्स्ट component डॉट CSS। ठीक है, ये ध्यान रखना है CSS के लिए हमें पूरा लिखना पड़ेगा .css, फाइल एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन CSS के लिए हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये फाइल हम लोगों ने, ओह वाओ, दिख तो रहा है चेंज, कलर चेंज हो गया, लेकिन हमारा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमें अपने CSS में थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए URL क्लिक करने पे URL तो आ गया रिएक्ट, लेकिन वो दिख नहीं रहा है टेक्स्ट। ठीक है, CSS फाइल में चलते हैं इसमें। ओके, हाँ, अच्छा, यहाँ जो मैंने ये दूसरी क्लास बनाई एंकर टैग के लिए, इसमें थोड़ा सा इस टाइपो हो गया है, टाइपो मिस्टेक है। ठीक है, इसका क्लास नेम मैं करेक्ट कर देता हूँ, फिर इसको फिर चेक करके देखते हैं ब्राउज़र में। ओके, तो यही इशू था, क्लास नेम सही से नहीं लिखी गई थी। ठीक है, अभी ये ब्राउज़र में सही से दिख रहा है, हमारा जो टेक्स्ट है ये प्रॉपर दिख रहा है वाइट कलर में। ओके, ठीक है, अब हम लोग ये जो भी एलिमेंट्स हैं इसके लिए स्टाइलिंग दिख रही है, और ये एक बॉक्स जैसा जो राइट हैंड साइड में नीचे बॉटम में दिख रहा है,
तो इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग चलते हैं CSS में, CSS के डॉक्स में। मैं इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ जा कर के डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। आप लोग CSS के डॉक्स में जा कर के देख सकते हैं ये बॉक्स मॉडल क्या होता है, तो बॉक्स मॉडल की स्टडी कर सकते हैं ये कैसे यूज़ होता है। साथ में और देख सकते हैं कि हम लोग इसके बेसिक्स क्या हैं, CSS के बेसिक्स क्या हैं उसको चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हैं, CSS का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। ओके, CSS सिंटैक्स देख सकते हैं कि कैसे यूज़ होता है CSS सिंटैक्स। जैसे हम लोगों ने हेडर यूज़ किया था, तो उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं CSS सिंटैक्स। साथ में CSS सेलेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं, जिसको हम लोगों को यूज़ करना ही है। CSS सेलेक्टर्स होते हैं जैसे क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर और भी होते हैं, तो आप लोग बस बेसिक्स अभी देख लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने कंपोनेंट के CSS फाइल में और फिर उसको देखते हैं। तो ये जो डॉट लिखा हुआ है तो ये क्लास नेम है, तो ये ध्यान रखिएगा। और वो जो CSS वाला मैंने लिंक दिया है उसमें ये सेलेक्टर्स के बारे में स्टडी कर लीजिएगा, सेलेक्टर्स कैसे कैसे होते हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये डॉट ठीक है। और जो हमने क्लास नेम दिया उसके बाद हम स्पेस दे करके अगर अपना जो भी टैग यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने एंकर टैग यूज़ किया है तो उसके लिए हम स्पेशली अलग ये कुछ CSS यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इसके अंदर माई कंपोनेंट स्पेस A है, उसके बाद ये ब्रैकेट में जो कुछ CSS लिखा हुआ है तो ये स्पेशली एंकर टैग पे अप्लाई होगा। ठीक है, आप लोग ये पूरा ये CSS का मेरा फाइल जो है देख लीजिए और फिर इसमें चेंजेस करके खुद से देखिए क्या आउटपुट हो रहा है। CSS फाइल में थोड़ा बहुत चेंज करके फिर उसको सेव करके फिर ब्राउज़र में जा कर के देखते रहिए क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी CSS सीख जाएंगे आप लोग। और क्या कर सकते हैं।
ठीक है, थोड़ा बहुत और भी टैब्स कह सकते हैं ये, या एंकर टैग और भी डाल डाल के देखते हैं। तो एक नया एंकर टैग हम डालेंगे इसके लिए, वेब3 के लिए। ठीक है, फिर एक और डालेंगे ब्लॉकचेन के लिए, और फिर तीसरा और डालेंगे सॉलिडिटी के लिए। फिर इसके बाद हम आउटपुट देखते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिएक्ट जेएस के और भी कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।